नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। 7 दिन हो चुके हैं आफताब दिल्ली पुलिस की हिरासत में। इन 7 दिनों में पुलिस के हाथ क्या लगा? चंद हड्डियां और पहली बार आफताब का एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो उसी घर से बैग में शायद श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े लेकर निकला है। जो हड्डियां अब तक बरामद हुई हैं उनमें कोहनी से लेकर हथेली तक, इसके अलावा कुछ जांग की हड्डियां हैं, लेकिन ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, इंसान की हैं, जानवर की हैं। फॉरेंसिक जांच के बाद ये सारी चीजें सामने आ पाएंगी। फिलहाल आज छठा दिन है जब दिल्ली पुलिस की टीम महरौली के इस जंगल में फिर से आई है। 5 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आफताब दोबारा से 5 दिन की पुलिस हिरासत में है, नए नए खुलासे कर रहा है। वो जगह जो मेरे पीछे जंगल में आप देख रहे हैं, इन जगहों पर पुलिस आई गई, इसके बाद न मालूम कितने लोग आए और गए, लेकिन अब एक बार फिर से आज पुलिस की टीम अच्छी खासी तादाद में यहाँ पहुंची है। इसका मतलब ये है कि शायद आफताब ने कुछ नया राज उगला है और उसी की तलाश में यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम आई है। सामने आया श्रद्धा मर्डर केस का सबसे बड़ा सुराग। सीसीटीवी कैमरे में आफताब की हैरान करने वाली तस्वीर। देर रात संदिग्ध बैग के साथ नजर आया आफताब। महरौली में 18 अक्टूबर की सुबह 4 बजे कैद हुई तस्वीर। क्या अक्टूबर तक फेंक रहा था लाश के टुकड़े? महरौली गुरुग्राम के बाद अब छतरपुर में भी सबूतों की तलाश। तलाशी में कई इंसानी हड्डियों के मिलने का दावा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताए जिस्म के कौन से हिस्से की हैं हड्डियां। श्रद्धा मर्डर केस को सामने आए ठीक 1 हफ्ते का वक्त पूरा हो गया। इस 1 हफ्ते से पुलिस श्रद्धा के आरोपी कातिल आफताब से लगातार पूछताछ कर रही है। इस 1 हफ्ते की तफ्तीश का पूरा लेखा जोखा पुलिस के सामने है और अब इस कड़ी में दिल्ली पुलिस को एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है जो इस मामले में आफताब के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। जी हां, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आफताब अपने कंधे पर पिट्ठू बैग टांगे 18 अक्टूबर की रात सुनसान सड़क से गुजरता नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि ये तस्वीरें उस वक्त की हो सकती हैं जब आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े निपटाने महरौली जंगल की तरफ जा रहा था। यानी शक इस बात का भी है कि आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े महज चंद दिनों के अंदर नहीं निपटाए, बल्कि ये सिलसिला कई महीनों तक यूं ही चलता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 21 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज को आफताब के द्वारा शव के टुकड़े फेंकने की फुटेज के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? तो पुलिस के ऐसा सोचने के पीछे कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कत्ल के बाद सबूत मिटाने को लेकर आफताब लगातार झूठ बोल रहा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि लाश निपटाने का सिलसिला उसके पकड़े जाने के चंद रोज पहले तक चलता रहा हो। दूसरा ये कि सीसीटीवी फुटेज में आफताब की जो तस्वीर नजर आई है वो अहले सुबह करीब 4 बजे के आसपास की है और आमतौर पर ऐसे वक्त में घर से बाहर निकलने का कोई तुक नहीं बनता, वो भी तब जब वो अपने कॉल सेंटर की नौकरी घर बैठे यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो। तीसरा ये कि इन तस्वीरों में आफताब के कंधे पर एक बड़ा सा पिट्ठू बैग भी मौजूद है, जैसे बैग का इस्तेमाल कर वो पहले भी श्रद्धा की लाश के टुकड़े जंगलों में फेंकता रहा है। चौथा इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों में आफताब ने अपने हाथ में गत्ते का एक बॉक्स भी ले रखा है और पुलिस को शक है कि शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए ही उसने ऐसा किया होगा, ताकि रास्ते में अगर पूछताछ हुई तो वो इसके सहारे पुलिस और कानून को धोखा दे सके।
मंगलवार को यहां पर पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी आफ्ताब को, और आफ्ताब ने इस जंगल के कुछ इलाकों को आइडेंटिफाई कराया था जहां पर उसने बोला था कि उसने शव के टुकड़ों को फेंका है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम यहां पर लगातार उसके बाद से छानबीन कर रही है, शव के टुकड़ों को तलाश रही है, और 13 के करीब टुकड़े पुलिस ने बरामद भी किए हैं। हालांकि ये तय होना अभी बाकी है कि वो टुकड़े किसके हैं। पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है पुलिस को, जिससे ये साबित होगा कि वो मानव अंग है, और उसके बाद फिर डीएनए कराया जाएगा ये साबित करने के लिए कि वो श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं या नहीं है। तो लगातार पुलिस की टीम यहां पर काम कर रही है। इसके अलावा गुड़गांव भी पुलिस की टीम पहुंची थी, वहां पर मेटल डिटेक्टर लेके पुलिस की टीम गई थी, ये पता लगाने के लिए कि अगर उसने वो आरी अगर फेंकी होगी तो मेटल डिटेक्टर के जरिए झाड़ियों में से आसानी से आरी का पहचान हो पाएगी। और वहीं अगर बात करें हम तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी पुलिस की टीम पहुंची है, वहां के पुलिस से संपर्क किया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस की टीम कि जब 18 मई के बाद क्या मूवमेंट रही है, खासतौर से आफ्ताब की, उसके तमाम लोकेशन पुलिस ने निकाल लिए हैं और हर उन जगहों पर पुलिस की टीम जा रही है जहां पर आफ्ताब गया था। आफ्ताब की इस तस्वीर पर पुलिस की निगाहें इसलिए भी कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हैं, क्योंकि वो पूछताछ के दौरान लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। एक रोज पहले यानी शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने अपने एक प्रेस नोट में खुद इस बात का खुलासा किया था कि आफ्ताब लगातार झूठ बोल रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज इस केस का एक अहम सबूत साबित हो सकता है, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब इस फुटेज के पीछे की कहानी जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि अगर इस सीसीटीवी फुटेज में वो वाकई लाश के टुकड़े फेंकने के लिए जाता हुआ दिख रहा है तो वो टुकड़े उसने कहां फेंके हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने के इस फुटेज के मुताबिक चूंकि वो टुकड़े हाल में ही फेंके गए हैं, उनके बरामद होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। उन हालात में जब श्रद्धा के कत्ल को 6 महीने का वक्त गुजर चुका हो और ज्यादातर सीसीटीवी फुटेज लंबे वक्त की वजह से पहले ही डिलीट हो चुके हों। अगर ये सीसीटीवी फुटेज उसके जुर्म साबित होने की एक कड़ी बनती है तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल हम कल मेहरौली के जंगलों में गए थे और वहां हमने पूरा सीन रिक्रिएट किया था। अब इस सिलसिले में एक सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में आफ्ताब नजर आ रहा है। ये अक्टूबर महीने का सीसीटीवी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उसके हाथ में जो बैग है, क्या उसमें उसने शरीर के टुकड़े फेंक कर वो वापस जा रहा है या फिर नहीं। अब आइए सीसीटीवी फुटेज के बाद लाश के टुकड़ों की तलाश की बात करते हैं। मेहरौली के अलावा दिल्ली पुलिस की यह तलाश गुरुग्राम के बाद अब छतरपुर के जंगलों में भी जा पहुंची है। पुलिस ने 16 अक्टूबर को भी छतरपुर के जंगलों की तलाशी ली थी, लेकिन अब पुलिस ने छतरपुर एनक्लेव के पास मौजूद जंगलों में मेट्रो पिलर के ठीक नीचे तलाशी अभियान की शुरुआत की है। इससे पहले पुलिस की टीम मेहरौली के 100 फुटा रोड के जंगलों में भी तलाशी के लिए गई थी। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की ही हैं। इन हड्डियों में एक फेमर बोन है, यानी वो हड्डी जिसे हम बोलचाल की भाषा में जांग की हड्डी या थाई बोन कहते हैं। इसी तरह पुलिस और एक्सपर्ट्स को वहां से रेडियस उल्ना, पाटिला और कई ऐसी ही और हड्डियां मिली हैं। रेडियस उल्ना यानी कलाई और कोहनी के बीच की हड्डी। इंसान की यह हड्डी काफी मजबूत होती है। पटेला असल में घुटने की हड्डी है, जिसे नी कैप भी कहते हैं। खास बात यह भी है कि इन हड्डियों पर तेज धार हथियार से काटे जाने के निशान भी मिले हैं। अब इतनी इंसानी हड्डियों का मिलना अपने आप में इस बात की संभावना जगाता है कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही होंगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच मौजूद इन जगहों पर ऐसी इंसानी हड्डियों के मिलने की और कोई वजह समझ में नहीं आती। अब बात आला कत्ल यानी कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की। पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए जिस आरी का इस्तेमाल किया, वो आरी उसने गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पीछे मौजूद झाड़ियों में ही कहीं फेंक दी। और यही वजह है कि शनिवार को पुलिस ने बाकायदा मेटल डिटेक्टर के साथ साथ इस सुनसान जगह पर तलाशी अभियान चलाया, ताकि अगर वहां आरी या फिर इस केस से जुड़ा ऐसा ही कोई दूसरा हथियार मौजूद हो तो फिर मेटल डिटेक्टर के सहारे उसे आसानी से लोकेट किया जा सके और बरामद कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया जाए। जाहिर है मामला पेचीदा है,
मुलजिम लगातार झूठ बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही तफ्तीश आगे बढ़ रही है। सुरागों के सबूतों में तब्दील होने की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है। आफताब ने पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े 20 मई से 5 जून के दरमियान महरौली के इन्हीं जंगलों में फेंका। हर रात वो रात 2 बजे ही निकला करता था लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए। इस जंगल से आफताब का घर करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। रात 2 बजे का वक्त है। क्या इस दौरान 1.25 किलोमीटर की इस दूरी में कहीं कोई पुलिस या आम आदमी नजर नहीं आया आफताब को? आफताब इतना बेखौफ यहां तक पहुंचा। आफताब यहां पहुंचा कैसे, किस तरीके से उसने लाश को ठिकाने लगाए? हमारे सहयोगी चिराग गोटी ने ठीक रात 2 बजे आफताब के उसी घर से अपना सफर शुरू किया और यहाँ महरौली के इस जंगल तक पहुंचा, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी की नजर में आए हुए लाश को इतनी आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है। देखिए चिराग गोटी की ये पूरी रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली के छतरपुर में मौजूद हूँ। दरअसल छतरपुर पहाड़ी ये इलाका है जहाँ पर ये वो गली है जहाँ पर आफताब का घर है। ये आप देख रहे हैं जो ये वो मकान है जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है पुलिस ने उसको सीज कर रखा है। ये आफताब का घर था जहाँ पर उसने 18 तारीख को यानी 18 मई को उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके कई टुकड़े किए और कई दिनों तक 20 से 25 दिनों तक वो टुकड़े फेंकता रहा। कई जगह पर फेंके, जंगल में फेंके, महरौली के जंगल में, गुरुग्राम के जंगल में। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रात के इस समय 2 बजने को है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम दरअसल ये बताना आपको चाह रहे हैं कि रात के 2 बजे वो अक्सर यहाँ से जाता था। गली में आपको दिखाना चाहूँगा, पूरी गली इस समय सुनसान है। एक आध लोग ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर रात के 2 बजे के बाद जब स्थिति थी वो ये थी कि वो रात में निकलता था और उसके बाद वो ये जो बैग आप देख रहे हैं मेरे पास, जो बैग है इसी तरह का बैग उसके पास होता था और उसमें टुकड़े होते थे लाश के। और कई दिनों तक उसने ये तांडव जो है वो मचाया, यानी कि 20 से 25 दिनों तक वो यहाँ से निकला। ऑब्वियसली उसको डर भी नहीं लग रहा था, उसको लगता था कि कोई उससे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक आध लोग हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बीच बीच में रात के वक्त। अब मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते में कितने CCTV हैं। आप देखिए ये एक घर दिख रहा है जहाँ पर आपको CCTV जो है नज़र आ जाएगा। ये आप देखिए, ये वो CCTV नज़र आ जाएगा। तो यानी कई जगह पर यहाँ पर CCTV हो सकता है मिले। तो अब ऑब्वियसली यहाँ से निकलता होगा तो शायद इस CCTV में आया होगा। ये कोई किसी का घर है, वहाँ पर ये CCTV है। ये आप देखिए, ये जो गली नंबर 1 है, मैं अपने कैमरा में रितेश को दिखाई, गली नंबर 1 D1 छतरपुर पहाड़ी 60 फुटा रोड। ये वो गली है जहाँ से अंदर हमने जो आपको दिखाया था वो घर था जहाँ पर ये जो आफताब था वो रहता था। और उसके बाद यहाँ पर रहने के बाद उसने जो तांडव रचा वो हम सब ने ऑब्वियसली देखा। उसने बताया, हैवानियत की अपनी हदें पार की, उसने तमाम जानकारियाँ शेयर की। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सुनसान है बिल्कुल, मतलब कोई थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आते जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसने इसी समय का फ़ायदा उठाया। उसने रात के अंधेरे में इस तरह का बैग लेकर वो जंगलों की तरफ गया। उसका मकसद यही था कि कोई उसको देखे ना, कोई टोके ना। हमें भी किसी ने नहीं टोका, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं है, तो जाहिर तौर पर ये एक शायद वजह रही होगी कि उसका दुस्साहस बढ़ा और वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हम फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामुदायिक केंद्र है यहाँ पर। पुलिस की जो कवायद है वो ये है कि इस पूरे मामले में अभी तक अगर बात की जाए तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ज़्यादा केस है। ये आप देखिए, ये एक प्लॉट दिख रहा है, खाली प्लॉट है ये बिल्कुल इसके पास ही है प्लॉट। जितनी हम दूरी पर चले हैं तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर ये खाली प्लॉट है जहाँ पर ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ जानवर, कुत्ते जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो खाली प्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में हमें मिला है। यहाँ कुछ गाड़ियाँ पार्क हैं, कुछ इसी तरह से वो बैग लेकर निकला होगा। और अब ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ से ट्रक निकला है, ये हम ऑलमोस्ट जंगल के पास हैं। वो जंगल जहाँ पर 13 हड्डियाँ मिली, जहाँ पर कुछ और सबूत हो सकते हैं, फॉरेंसिक जांच होगी जिससे और स्थिति साफ हो पाएगी। ये वो जंगल है जहाँ पर आरोपी आया और सबसे पहले पुलिस यहाँ पहुँची। आप देखिए यहाँ पर अब बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इससे पहले कोई बैरिकेड नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हालात हैं वो मैं अब आपको अंदर के हालात दिखाने जा रहा हूँ। वो मंज़र, वो खौफनाक मंज़र जो हम कोशिश करेंगे कैमरे से आपको दिखाने के लिए। मैं कहूँगा रितेश मेरे साथ आएँ, कोशिश करेंगे हम अंदर जाकर आपको और दिखाएं। ये आप देखिए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए,
रात के 2 बजे हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच। मैं चाहूँगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बजे ही आफ्ताब अमीन पुणे वाला आता था और यहाँ पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूँ कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए जंगल का, किस तरह के यहाँ पर स्थिति है। ये साफ है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता था आरोपी। अगर वो जाता तो निश्चित रूप से यह डर भी है और दूसरी तरफ ये कहा जाए कि वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने रास्ता भटक गए आप तो वापसी संभव नहीं है। आगे की तरफ आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पर ये वो जगह है, घना जंगल है, जहाँ पर कुछ मकान भी नजर आ रहे हैं। राइट साइड पर आप देखिए ये जो मकान है ये रात के अंधेरे में ये बिल्कुल पास ही है। ये आप देखिए घना जंगल और जंगल के अंदर जो स्थिति है काफ़ी ओस भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ सांप हैं, हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और निश्चित रूप से यानी अंदर आना खतरों से खाली नहीं है। अंधेरा छा रहा है। ये देखिए ये इस तरह की पॉलिथीन देखिए आप, कुछ इसी तरह की पॉलिथीन थी जो ये देखिए हड्डी भी मिल गई। ये देखिए ये एक जो हड्डी का टुकड़ा है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है और हम यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा इसको उठाने की, ये दिखाने की आपको। ये देखिए ये वो हड्डी का टुकड़ा है जो यहाँ से हमें दिख रहा है। यानी कि कई हड्डियाँ अभी भी लाइव यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आप ये देखिए ये कोई पॉलिथीन ही है जिससे ऐसा लग रहा है जैसे निकली है, इसी से निकाली गई है। तो इसी तरह की पॉलिथीन में फेंक कर वो चला जाता था, ये सोच कर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, ये सोच कर कि जंगल जो है वो अपने में समा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी जो चाल थी वो ज़्यादा समय तक चली नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि फॉरेंसिक एविडेंसेस पुलिस इस मामले में जुटा पाती है नहीं, और सबसे अहम वही रहेगा। लेकिन आपने देखा, मैं एक बार और चाहूँगा अपने कैमरामैन रितेश से वो दिखाने की वो हड्डी, ये देखिए। तो इस तरह की हड्डियाँ अगर यहाँ से मिल रही हैं, अभी भी मिल रही हैं। आफ्ताब ने इस जंगल का इस्तेमाल किया टुकड़ों फेंकने के लिए। 13 से ज़्यादा टुकड़े मिल चुके हैं। जांच होगी जिससे साफ होगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के थे या श्रद्धा के नहीं थे। लेकिन कई सवाल ज़रूर खड़े हो गए और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ आना, हमने आपको बताया करीबन हमें 20 मिनट लगे जंगल तक पहुँचने में और यहाँ अंदर आपको हालात दिखाए, यानी आधे घंटे का वक्त करीब करीब उसको लगा होगा यहाँ पर बॉडी डंप करने का। अब उसके बाद वो बाहर निकलेगा। अब हम जो गए थे करीब करीब हम 1 किलोमीटर तक अंदर घूमे हैं, अंदर तक। अब यहाँ तक भी अगर वो गया, क्योंकि हमने जब मैं दिन में आया था तो मैंने देखा था कि पुलिस वाले भी उसी जगह तक ही गए थे जहाँ तक हम पहुँचे हैं अभी। यानी कि आसान हालात नहीं है, बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है यहाँ से निकल पाना। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है कि सांप भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ मुझे नीचे भी दिखाया जाए। देखिए यहाँ थोड़ा सा, अब ये देखिए कितनी इसमें यहाँ पॉलीथीन पड़ी हैं और यहाँ किस तरह की इन्वेस्टिगेशन रही होगी, अपने आप में सवालों की घेरे में। देखिए काली पॉलीथीन, क्या इसकी सफाई हुई है? ये देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ तक भी सफाई नहीं करी। अगर ये की जाती तो शायद कुछ ना कुछ हाथ लगता, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, आरोपी ने तो उनको आगे बता दिया है, वो चले गए। तो ये हालात हैं जंगल के, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। आज तक ने आपको बताया कितनी देर लगी होगी। मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको बताता हूँ कितना वक्त लगेगा। अब यहाँ से अगर कोई शव को फेंकेगा, यानी कि आप लगा के चलिए समय जो लगेगा करीब करीब आधा घंटा। ये देखिए मैं बाहर आ गया हूँ और करीब करीब आधा घंटा लगा, यानी 2:30 बज गए हमें बाहर आने में। 2:47 हो रहे हैं, यानी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं। हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि जंगल में करीब करीब उसको अपने घर से, यानी जहाँ वो रहता था पहाड़ी इलाका छतरपुर पहाड़ी, यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगा। अब यहाँ से हम वापसी जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ पर आफ्ताब रह रहा था। अब ये देखते हैं उसको कितनी देर लगती है वहाँ पहुँचने में। अब हमें पुलिस की गाड़ी नज़र आई है, हम यहाँ पुलिस की गाड़ी को हाथ दे रहे हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। सर रात में आप लोग, हम देख रहे हैं कि रात में गश्त पुलिस की अभी हमें नज़र आई है, इससे पहले तो हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो ये रूटीन में आपकी गश्त चल रही है या पेट्रोलिंग चलती है सर? रूटीन रहती है? जी ये सर। अभी जब ये घटना हुई उसके बाद ये स्थिति नहीं, पैदा हुई है? पहले से चलती है तो सर। तो ये रात में जो लड़का आता था तो ऐसा उस समय नजर नहीं आया आप लोगों को कि लड़का आ रहा है 6 बजे? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर।
प्लीज। तो ये अमूमन रोज पेट्रोलिंग इस तरह से होती है? पेट्रोलिंग रोज चलती है ये। कितनी बार ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है? ये राउंड चलती है सर पूरी में था यहाँ से थाने में पूरी जितने भी रोड पे सारी राउंड चलती रहती है। नहीं तो उस वक्त सर अगर ऐसा 6 महीने पहले जैसे वो लड़का निकलता होगा कोई ऐसा, आप लोग यहाँ कोई अनजान अगर आपको नजर आता है कोई संदिग्ध, उससे रोकते हैं उसको, पूछताछ उससे करते हैं? पूछताछ तो सर चलती है, कोई अननोन आदमी होता है उसके लिए तो। हाँ जैसे मैंने बताया पूरा, हमारे साथ हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा है जो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये बेहद मुश्किल जो है वो सफ़र था, क्योंकि एक तो पुलिस का नहीं मिलना, बॉडी लेकर जाना और इस तरह से वापस आना। मैं 3:03 पर यहाँ पर पहुँचा हूँ, यानी करीब करीब मैं 17-18 मिनट में यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अगर हॉल्ट नहीं लेता तो शायद और जल्दी पहुंचता, 1 घंटे का सफ़र नहीं होता, लेकिन अभी पूरा जो सफ़र हुआ 1 घंटे का हुआ। हमने देखा किस तरह से ये 1 घंटे का वक्त लगा होगा उसको अमूमन यहाँ पहुंचकर और यहाँ पर वापस अपने घर में पहुंचने का। महरौली के जंगल से दूर छतरपुर पहाड़ी में आफ्ताब और श्रद्धा के घर भी दिल्ली पुलिस की टीम कई बार जाकर जांच कर चुकी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंचे। कहते हैं कि वहां उन्होंने आफ्ताब के घर के तमाम नमूने उठाए, लेकिन घर के रसोई से खून के कुछ निशान मिले। अब फॉरेंसिक जांच के बाद ये पता चलेगा कि ये खून के निशान किसके हैं। इस घर में और भी बहुत सारे नमूने मिले हैं। क्या कुछ उस घर से बरामद हुआ, आइए ये भी जानते हैं। जंगल के अलावा पुलिस की एक टीम आफ्ताब को लेकर छतरपुर के उस घर में भी गई जहां श्रद्धा का कत्ल हुआ था। पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम भी थी। घर के अंदर फॉरेंसिक टीम ने बाकायदा श्रद्धा के कत्ल का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। आफ्ताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा का कत्ल फर्श पर श्रद्धा के सीने पर बैठकर उसका गला घोंट कर किया था। फॉरेंसिक टीम ने उसी हिसाब से कमरे के अंदर आफ्ताब की मौजूदगी में पूरे सीन को रिक्रिएट किया, लेकिन इस रिक्रिएशन से पहले फॉरेंसिक टीम ने पूरे एहतियात के साथ पूरे घर के एक एक कोने को छान मारा। फर्श से लेकर दीवार, छत, कपड़े, अलमारी, फ्रिज, बाथरूम, खिड़कियां, नल, बाथरूम की नाली की बारीकी से जांच की गई। किचन में फॉरेंसिक टीम को फर्श और दीवार पर कुछ निशान मिले। शक है ये खून के धब्बे हो सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर तभी कहा जा सकता है जब इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। हालांकि आफ्ताब ने उस फ्रिज को कई बार केमिकल से धोया और साफ किया, जिस फ्रिज में उसने करीब 20 दिनों तक श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। फॉरेंसिक टीम ने फ्रिज से भी कई नमूने उठाए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार साफ सफाई या केमिकल से धुलाई के बावजूद कोई न कोई निशान या सबूत रह ही जाता है। इसी उम्मीद में फ्रिज के कुछ नमूने जांच के लिए भेजे गए। फॉरेंसिक टीम के मशवरे पर दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के घर से उसके कुछ कपड़े और चादर भी जब्त किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आफ्ताब ने 20 दिनों तक लाशों के टुकड़े करने के बाद उन्हें ठिकाने लगाया था। बहुत मुमकिन है लाश के टुकड़े करते वक्त कुछ निशान उसके कपड़ों पर रह गए। इससे भी जांच में काफी मदद मिल सकती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को श्रद्धा के कुछ कपड़े जरूर मिले, लेकिन वो सारे कपड़े धुले धुलाए थे। आफ्ताब ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने श्रद्धा के कपड़े उतार दिए थे। फिर उन कपड़ों को 2 दिन बाद एक पॉलिथीन में डालकर घर के करीब ही कूड़े की एक गाड़ी में डाल दिया। शायद 20 या 21 मई को पुलिस की एक टीम उस कूड़ा गाड़ी और उस तारीख के कूड़ों की भी तलाशने का काम कर रही है। आफ्ताब के कबूलनामे के मुताबिक उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े पूरे 2 दिनों तक घर के बाथरूम में किए थे। उसने ये भी बताया कि जब वो लाश के टुकड़े करता था तब नल और शावर दोनों खोल देता, ताकि पानी की मदद से लाश के छोटे मोटे टुकड़े या खून के थक्के पानी के बहाव में नाली से निकल जाएं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आफ्ताब के घर के बाथरूम की नाली, नाली की पाइप और जिस जगह ये नाली जाकर बड़े नालों से मिलती है, उनकी जांच करने पर लाश के कुछ न कुछ टुकड़े जरूर मिलेंगे, भले ही वो टुकड़े बहुत छोटे हों। फॉरेंसिक टीम को यकीन है कि भले ही आफ्ताब लाशों के टुकड़ों को लेकर पुलिस को गुमराह कर रहा हो, लेकिन अगर उसने घर के बाथरूम में ही श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए हैं तो ये नाली की जांच से बिल्कुल साफ हो जाएगा। आफ्ताब के बयान के मुताबिक उसने श्रद्धा का कत्ल 18 मई की रात को किया था, जबकि लाश के टुकड़े 19 और 20 मई को। लाश के टुकड़े करने वाले हथियार, श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल, बेशक ये इस वक्त पुलिस के पास नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद कुछ पुख्ता सबूत हैं पुलिस के पास जो अदालत में आफताब को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। जैसे आफताब का इकबालिया बयान, आफताब के मोबाइल का लोकेशन, जब जब लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही गई उसका उस वक्त का लोकेशन, जब कत्ल हुआ उस वक्त का लोकेशन। तो ये कुछ सबूत हैं, लेकिन फिर भी सबसे अहम सबूत वो हैं जिनकी अभी भी दिल्ली पुलिस को तलाश है, यानी श्रद्धा की लाश के टुकड़े, श्रद्धा का मोबाइल, श्रद्धा के कपड़े, आलाए कत्ल यानी वो आरी। टुकड़ों में बटी लाश के टुकड़े, लाश के टुकड़े करने वाली आरी, कत्ल के वक्त श्रद्धा के पहने कपड़े, घर में मौजूद लाश के टुकड़ों या खून के कोई निशान, बाथरूम में नाली में इकट्ठा कोई सबूत, श्रद्धा का मोबाइल फोन, 18 मई से 5 जून तक रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक आफताब के मोबाइल का लोकेशन। इन्हें सवाल कहिए या सबूत, बस दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तलाश इन्हीं चीजों की है। ये मिल गए तो समझिए केस आईने की तरह साफ, और नहीं मिला तो मुश्किल। 4 दिन और कुल 14 घंटे दिल्ली पुलिस मेहरौली के इन जंगलों को छान चुकी है। हालांकि ये जंगल 35 किलोमीटर के दायरे में फैला है, लेकिन जंगल के ज्यादा अंदर जाने की पुलिस को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आफताब जो जगह बता रहा था वो जंगल की शुरुआत में ही था। पुलिस ने जंगल में कुछ झाड़ियां काटी, कुछ झाड़ियों में डंडे घुमाए, जंगल को कदमों से नापा और 13 हड्डियां उसके हाथ लगी। हालांकि इसी जंगल में सैकड़ों हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। आज तक की टीम को भी जंगल में ऐसी कई हड्डियां नजर आईं। जंगल से दूर एक तलाश घर के अंदर भी है कि शायद श्रद्धा के कत्ल से जुड़ा कोई भी सबूत घर के किसी कोने से मिल जाए। इसके लिए फॉरेंसिक टीम ने भी कई चक्कर इस घर के काटे। जिस बाथरूम में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए वहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किचन में एक जगह खून के कुछ धब्बे जरूर मिले। जिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस घर की फॉरेंसिक जांच की, नमूने उठाने की कोशिश की, उन्होंने हमारे सहयोगी अरविंद ओझा से बातचीत में इसका खुलासा किया। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें, कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। तो किचन में जो मिला ब्लड स्टेन, उसके बारे में कुछ बताया उसने? क्या मतलब क्या? हाँ, उसने कुछ ऐसे बताया था कि यहाँ उसने कोई पीस रखा था वहाँ किचन में। हाँ, तो उसी का ब्लड था। अच्छा, श्रद्धा मर्डर केस का इकलौता मुलजिम आफताब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस रोजाना उससे पूछताछ कर रही है, मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन आफताब के तमाम कबूलनामे और निशानदेही के बावजूद पुलिस के लिए इस केस से जुड़े सबूत जुटाना ही सबसे मुश्किल काम साबित हो रहा है। पुलिस को अब तक न तो श्रद्धा का मोबाइल फोन मिला है, न ही उसके कपड़े हाथ लगे हैं, और न ही कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने में इस्तेमाल की गई आरी ही मिली है। जबकि कत्ल का ये केस वारदात के तकरीबन 6 महीने के बाद सामने आने के चलते फिलहाल पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर ही टिका है। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस बुधवार को लगातार दूसरे दिन आफताब को लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ उसके छतरपुर वाले मकान में पहुंची, जहां वो किराए पर रहा करता था। पुलिस को शुरुआती छानबीन में तो मकान से खून का कोई भी धब्बा नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने नए सिरे से किचन की जांच की तो वहां गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर पुलिस को कुछ खून के निशान नजर आए।
असल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खुली आंखों से नजर न आने वाले ऐसे खून के धब्बों की तलाश के लिए एक खास किस्म का बेंजीन टेस्ट करते हैं, जिसमें वो धब्बे भी दिखाई पड़ जाते हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आते। और आफताब के किचन में भी जो खून के धब्बे नजर आए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने घर की तलाशी के दौरान किचन में गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर भी एक बार श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े रखने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस जगह की तलाशी ली तो वहां वाकई खून के निशान मौजूद नजर आए। इसके अलावा अब तक की छानबीन में पुलिस को न तो घर के किसी दूसरे हिस्से में और न ही फ्रिज में खून का कोई धब्बा या फिर ऐसी ही कोई दूसरी चीज नजर आई, क्योंकि इन 5 से 6 महीनों में आफताब बार बार पूरे मकान की और खासकर उन जगहों की सफाई करता रहा जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की और लाश के टुकड़े किए। इसके लिए आफताब ने पानी के साथ साथ सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया। इसी बीच पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर छतरपुर की कुछ नालियों की भी तलाशी ली और वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद किए। आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? छतरपुर और महरौली के इस जंगल में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से पानी जमा है, नाले भी बहते हैं। अब पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि आफताब ने कुछ टुकड़े शायद इन नालों में फेंक दिया, इन पानी में फेंक दिया। अब पुलिस के सामने चुनौती है उन टुकड़ों को कैसे ढूंढा जाए और कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। अब आफताब की साजिशों में एक वैक्यूम क्लीनर वाला पहलू भी जुड़ गया है। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने और उसकी लाश निपटाने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से ही खास तौर पर एक वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन खरीदा था, ताकि पानी और एसिड की साफ सफाई के बाद अगर खून या लाश के कुछ निशान बाकी रह जाएं, तो उन्हें वैक्यूम क्लीनर से खींचकर पूरी तरह से साफ कर दिया जा सके। शायद यही वजह रही कि पुलिस ने उस बेड और उन चादरों की भी गहराई से पड़ताल की जिसमें उसने श्रद्धा की जान ली थी, लेकिन बेड और चादर से भी पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा और धुला पुछा हुआ था। जबकि आफताब ने पूछताछ में खुद अपनी जुबान से ये कबूल किया है कि श्रद्धा को बिस्तर पर पटकने के बाद उसके सीने पर बैठकर उसने श्रद्धा का गला घोंट दिया था। वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या अगर जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद। अच्छा, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह, अच्छा। बाकी और कहीं मिला नहीं। जैसे उसने वो जो अक्यूज भी आपके साथ रहा होगा तो उसने क्या बताया कि क्या कहाँ पे काटा मारा ये वो? उसमें बाथरूम में काटा। अच्छा, काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं। देखिए बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं, क्योंकि पानी चलता रहता है, सॉप भी पड़ा होता है, डिटर्जेंट भी पड़े होते हैं, और उसके बाद भी वो इतना साथ रहे सब सारी फ्रिज को और उसको सबको केमिकल से साफ कर रहा, तो बाथरूम भी उसने नेचुरली साफ करा हो। अच्छा, नहीं तो मतलब आप लोग जो आपकी टीम के साथ आफताब के साथ आप लोग गए बाथरूम में, तो नहीं फिर मिला हमें। अच्छा, और क्राइम स्पॉट पर क्या आपने देखा? जो मतलब आप लोग तो चूंकि अक्सर क्राइम के उस पर जाते हैं, मर्डर में हम लोग ये देखते हैं कि एक तो वेपन कहीं मिल जाए, या मर्डर हुआ तो ब्लड स्टेन्स कहीं मिल जाए, या कुछ इस तरह की कोई और चीजें मिल जाए। तो हमें तो मेन इसमें तो डीएनए से ही होता है कि डीएनए किसी भी तरीके से निकल जाए उसका। अच्छा, तो वो बोन्स वगैरह वहाँ मिली है नाले में उन्हें, हम लोगों को। क्या बोन्स क्या नाली में मिले? नाला जो चल रहा था बैरोली का, वहाँ पे एक जगह से कई बोन्स रिकवर हुए थे। अच्छा, बोन्स मतलब हड्डियाँ छोटी छोटी। अच्छा, और बाकी कमरे के अंदर से बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं था मतलब? नहीं, हमारे मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो, क्योंकि उस ब्लड वाले अगर वो कपड़े भी होंगे तो उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया होंगे। अच्छा, वैसे पुलिस को अब किचन से सिर्फ खून का एक धब्बा ही नहीं मिला है। धीरे धीरे ही सही पुलिस अब इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है।
अब नई जानकारी ये सामने आई है कि पुलिस ने आफताब के घर के आसपास से कूड़ा इकट्ठा करने वाली 2 गाड़ियों की भी पहचान कर ली है। असल में पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करने से पहले उसके कपड़े उतार दिए थे और ये कपड़े उसने अगले दिन कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए। जाहिर है आफताब का इरादा हर सबूत मिटा देने का था, लेकिन अब आफताब के इस खुलासे के बाद पुलिस ने न सिर्फ उस इलाके में कूड़ा उठाने वाली दोनों गाड़ियों की पहचान कर ली है, बल्कि ये गाड़ियां कूड़ा इकट्ठा करने के बाद जिस डंप यार्ड में कूड़ा डालती हैं, उसकी भी पहचान कर ली गई है। अब पुलिस की कोशिश इन कूड़े वाली जगहों पर श्रद्धा के कपड़े तलाश करने की होगी, ताकि सबूतों की ये कड़ी भी मुकम्मल की जा सके। हालांकि कूड़े के ढेर में श्रद्धा के कपड़ों का कितना हिस्सा बचा होगा और उससे कैसे फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा सकेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस रोजाना इस मामले में खुलासे कर रही है। दरअसल इस मामले की जांच का दारोमदार डीएनए रिपोर्ट पर भी होगा। साथ साथ पुलिस को उन कपड़ों की भी तलाश है जो घटना के वक्त हत्यारे यानी आफताब और मृतका यानी श्रद्धा ने पहन रखे थे। ये दरअसल कहा जा रहा है कि ये कपड़े कूड़ा बिनने वाली गाड़ी में डाल दिए गए थे। ऐसे में इन कपड़ों की बरामदगी पुलिस के लिए वाकई चुनौती है। आफताब की पुलिस हिरासत लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में जो अर्जी लगाई थी उसमें साफ कहा था कि आफताब लगातार बहाने बना रहा है, वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है, उसके माथे पे कोई शिकन नहीं है, उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। और यही बात श्रद्धा के पिता ने भी कही थी कि आफताब शुरू से ही तमाम लोगों को गुमराह कर रहा है। श्रद्धा के पिता ने और क्या कुछ कहा और पुलिस क्या कहती है आफताब के बारे में, ये भी जान लीजिए। अब आइए उस मेहरौली जंगल की भी बात कर लेते हैं, जहां आफताब ने कथित तौर पर लगातार कई दिनों तक चक्कर लगाकर श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे। पुलिस को यहां से अलग अलग किस्म के हड्डियों के कई टुकड़े हाथ लगे हैं। अब आइए आपको श्रद्धा के पिता के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की बातचीत का वो हिस्सा भी सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे श्रद्धा की जान लेने के बाद भी आफताब पूरी तरह से बेशिकन था और लगातार पुलिस के साथ साथ सभी को उलझाने की कोशिश कर रहा था। उसने जब मेरा पहली बार उसके मुलाकात हो गई आफताब से, तभी उसने तुरंत डिक्लेयर किया कि श्रद्धा इज नो मोर, मैंने उसका मर्डर किया है। फिलहाल आफताब की 5 दिन की पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक बार फिर उसे अदालत में पेश कर उसका रिमांड मांगा और अदालत ने उसे फिर से 5 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस को रिमांड पर सौंप दिया। आफताब के बयान के मुताबिक उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया। चलिए बात मान लेते हैं, लेकिन पुलिस की माने तो कत्ल के बाद उसने जो कुछ किया ठंडे दिमाग से सोच समझ कर किया। उसने बाकायदा लाश के टुकड़े करने के लिए हथियार खरीदे, पॉलिथीन खरीदा, बैग लाया, सोशल मीडिया उस पर तमाम चीजें देखी। श्रद्धा के मोबाइल से श्रद्धा के दोस्तों को श्रद्धा बनकर लगातार फोन करता रहा, उनसे चैट करता रहा ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि श्रद्धा अभी जिंदा है। तो कुल मिलाकर आफताब ने कत्ल के बाद की पूरी प्लानिंग बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच समझ कर की। आफताब की गिरफ्तारी के बाद अब पता चला है कि लोगों को धोखा देने के लिए उसने सिर्फ श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट ही एक्टिव नहीं रखा, बल्कि लाश के टुकड़े करने के बाद घर में बिखरे खून के धब्बे और बू मिटाने के लिए वो सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करता रहा। वो बाजार से एसिड खरीद कर लाया और हर रोज इसी से बाथरूम की सफाई करता रहा ताकि खून का एक भी धब्बा बाकी न रह जाए। उसने खून के धब्बे मिटाने और उसकी बू से बचने का तौर तरीका सीखने के लिए गूगल सर्च भी किया था और अब ये कह सकते हैं कि आफताब काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहा। वो लगातार रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि आस पड़ोस के लोगों को उसके घर से कोई बदबू न आए। यह आफताब की शातिर दिमागी ही थी, जिसके चलते उसकी नई गर्लफ्रेंड को भी उसके घर में आने पर इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि वहां किसी लड़की का कत्ल हो चुका है। श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब एक नई लड़की से दोस्ती कर चुका था। इंतहा देखिए कि एक रोज उसने अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को इसी घर में बुलाया, जबकि श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े अब भी घर में मौजूद थे। बस उसने इतना जरूर किया कि उतनी देर के लिए लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर अलमारी में छुपा दिया।
पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा के कत्ल के बाद ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी गूगल सर्च किया था और पढ़ाई की, जिससे उसे श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने में मदद मिली। फिलहाल पुलिस ने आफताब का मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद कर लिए हैं। पुलिस उसकी सर्च हिस्ट्री निकालने में जुटी है ताकि आफताब के कबूलनामे से गैजेट्स में मौजूद फुटप्रिंट्स का मिलान किया जा सके। आफताब की निशानदेही पर महरौली और छतरपुर इलाके से पुलिस को कुछ हड्डियां तो मिली हैं, मगर ये हड्डियां श्रद्धा की लाश के उन्हीं टुकड़ों का हिस्सा हैं, यह भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। दरअसल दिक्कत यह है कि लाश 6 महीने पुरानी हो चुकी है। बॉडी का टिश्यू या लाश के टुकड़े अब मिल नहीं सकते, मगर हाँ, हड्डियां इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती, जंगली जानवरों के होने के बावजूद। खुद पुलिस भी इस बात को मानती है कि 6 महीने पुरानी लाश के सबूतों को ढूंढना बेहद मुश्किल है। हालांकि सबूत ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मेन रोड से अगर आप इस जंगल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये जंगल कितना बड़ा और कितना घना है। लेकिन जब हम इस जंगल के बीच में आए तब जाके हमें अंदाजा चला कि ये जंगल कितना बड़ा और घना है। और ऐसे जंगल में रात के वक्त आके बॉडी पार्ट्स फेंकना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी अंदाजा लगा लेना कि किस तरीके की मानसिकता रही होगी आफताब की, क्या सोच रही होगी कि वो रात में 2 बजे इस जंगल में एक बार नहीं बल्कि 10 बार से ज्यादा आता है और यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के टुकड़े फेंकता है।